हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। और आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक, एंड द टॉपिक इज़ ग्रेविटेशन। दोस्तों, इसके पहले हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, कई सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं अपने पुराने वीडियोस में। प्लीज़ आप उनको देखिए और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का कंटेंट्स क्या क्या होने वाला है हमारा टॉपिक का। लेट अस सी द कंटेंट्स फर्स्ट। आज का पहला कंटेंट होगा ग्रेविटेशन। बेसिक डेफिनेशन जानेंगे ग्रेविटेशन का, है ना। ग्रेविटेशन हो गया, फिर केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके दो केसेस हैं, अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर। फिर रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा एक और है, वेटलेसनेस, देखेंगे हम इसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन फ्रेंड्स? ग्रेविटेशन क्या होता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। जब जब ग्रेविटेशन की बात करें, हमने आप अगर आपको याद हो 11th क्लास के बेसिक्स में 4 तरह के फोर्स हमने देखे थे, है ना। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट था ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और हर यूनिवर्स में इसका काम एक ही है, हर चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। ये हम सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहे, ये जहाँ भी एक्ट करता है, हर जिस जहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा यूनिवर्स में, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो मेजरली इसमें ग्रेविटेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। अब बात करते हैं ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, दो अलग अलग, एक जैसे दिखने वाले अलग अलग शब्द, है ना। एक जैसा दिखता है बट है अलग अलग मीनिंग। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशन किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है यूनिवर्स में। whereas gravity is the force of attraction between earth and any other object। जब जब आप अर्थ की बात करेंगे, आप ग्रेविटी की बात करेंगे, और अर्थ के अलावा और किसी सब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो दो अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स है एक दूसरे को, वहाँ आप कहेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, फंडामेंटल है, बहुत बेसिक है, हमें जानना चाहिए। केपलर ने कौन कौन से 3 लॉज दिए थे? फर्स्ट लॉ, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट स्पीड। ऑल प्लैनेट्स मूव इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ फोकाई। इलिप्स बोला है तो एक फोकस तो हो गई, है ना। ये हमारा फोकस है, ये सन एट द इलिप्स है, और सारे प्लैनेट्स एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड में, है ना। और इसमें हम अब एलिप्स है तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो होगा ही, है ना। ये दिख रहा है आपको 2a 2b, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, है ना। ये पॉइंट फोकस p, ये ठीक है, ये हमारा ऑर्बिट है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं इसे। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज। द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लेन टू एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल वॉल्यूम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब A1/A2 इक्वल टू T1/T2, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम में एक इतना एरिया जो एलिप्स में कवर कर रहा है, इतने इंटरवल ऑफ टाइम में वो फिक्स्ड एरिया ही कवर करेगा। ये सेकंड लॉ कहता है, इसे हम लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं। व्हाट इज थर्ड लॉ? थर्ड लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एक तो न्यूमेरिकल में बिना इस थर्ड लॉ के क्वेश्चन कंप्लीट होता ही नहीं है। हर न्यूमेरिकल में थर्ड लॉ से क्वेश्चन आते ही हैं। क्या है? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट इज proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse traced out by the planet। क्या कह रहा है ये लॉ? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब टाइम पीरियड में जो जितना टाइम पीरियड लग रहा है एलिप्स को एक राउंड रेवोल्यूशन करने में, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये है आपका फ्रेंड्स सेमी मेजर एक्सिस 2a दिख रहा है आपको। 2a इज सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी, 2a इज ए मेजर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस a। ठीक है, उसका हाफ हो गया सेमी मेजर एक्सिस। तो टाइम पीरियड क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है लॉर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इट स्टेट्स दैट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दम। इसे हम कहते हैं, एक और तरह है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ हमने पहले भी पढ़ा हुआ। एक है कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक ये सब इन्वर्स लॉ स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्सेस है ना। वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। F12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपन आर स्क्वायर। F12 इज इक्वल टू जी, जिसको हमने कांस्टेंट को रिप्लेस किया जी से, M1 M2 अपन आर स्क्वायर, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
और इसके वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ इज गिवन एज F12 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर माइनस आर कैप। या माइनस इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, तो इट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सेस। तो ये अट्रैक्टिव, नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव साइन मीन्स अट्रैक्टिव, पॉजिटिव साइन मीन्स रिपल्सिव। सो अट्रैक्टिव होता है इसलिए माइनस आर कैप लगा है। तो F12 इज गुड, आपने फर्दर सिंप्लीफाई किया माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू आर कैप। ये F12 इज गुड माइनस जी r1 r2 अपॉन आर क्यूब। आर ये वेक्टर है एक्चुअली, दिस इज वेक्टर। हमें पता है यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, यहाँ मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर और ये आर क्यूब लगाया। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम m1 टू m2 एंड आर इज इक्वल टू r2 माइनस r1। ये आर है, ये r1 है, ये r2 है। आर इज r2 माइनस r1 पोजिशन वेक्टर। दो अलग अलग पोजिशंस पर आप पोजिशन वेक्टर डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये है आपका न्यूटन थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन लॉ को दोनों को एक साथ किया है कि ये एक तरफ अट्रैक्ट, ये किस तरह ये दिखा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है और बोथ द बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है फ्रेंड्स? जब कोई बॉडी, आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंका है ना, फॉर एग्जांपल किसी बॉल को फेंका, किसी ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर, तो वो ऊपर जाकर वापस नीचे आती है, ये नीचे, तो इस उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी नीचे आ रही है ना, उसकी इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या होगा एक्चुअली? तो ये होता है, बहुत उसका दो कंडीशंस है। जब कोई बॉडी अपने बॉडी ऊपर जा रही है सरफेस के ऊपर, और एक तरह बॉडी जब सरफेस के नीचे जा रही है। तो पहला केस देखते हैं, जब बॉडी अर्थ के ऊपर जा रही है तो मैग्नीट्यूड फोर्स क्या होगा? एफ फंक्शन ऑफ एच इज जी एम ई एम अपॉन आर यू प्लस एच होल स्क्वायर। और दूसरा क्या होगा? एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड विल बी जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर यू प्लस एच होल स्क्वायर फॉर स्मॉल हाइट्स एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर ये हाइट दिख रहा है आपको डायग्राम में, इस हाइट पर अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो उस बॉडी का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू जी एट हाइट एच क्या होगा? इसका g इज इक्वल टू वेरी सिमिलर इक्वलेंट टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, वेयर स्मॉल g is the acceleration due to gravity और g at function of h will be due to this small h। और आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू 1 से कम है ना। तो डेफिनेटली जैसे जैसे आप हाइट ऊपर जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे ये 1 से और कम होती जाएगी वैल्यू, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होती जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, acceleration due to gravity below the surface of earth where d is the depth of the surface, depth below the surface, जितना नीचे जा रहे हैं आप सरफेस के, ठीक है। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तब वैल्यू क्या होगी? अगेन ये भी कम हो जाएगी। दिख रहा है आपको जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये जिस हाइट से आप नीचे जाते रहेंगे वो 1 माइनस और वैल्यू होती रहेगी, और उतना परसेंटेज, उतना वैल्यू जी का कम होता जाएगा। सरफेस पर मैक्सिमम है, सरफेस के ऊपर जाएंगे तो मिनिमम कम होगा, सरफेस के नीचे जाएंगे तो कम होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल। क्या रिलेशन फ्रेंड्स को दिख रहा होगा? V इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। तो ये रिलेशन क्या कहता है? आप अगर इसकी जब आपको ये स्टैंडर्ड रिलेशन आपको याद रखने के लिए, जस्ट मेमोराइज के लिए याद रख लीजिए। ये एक होता है, फिक्स है, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। ये हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी है। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल P क्या होता है? इस पर एक तो आप वर्क डन से कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन इंटू मास कर सकते हैं, वर्क डन इंटू मास भी यही होता है। और बेस्ट तरीका है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये अब इसको दोनों मास सपोज सेम है m1 m2, दो बोथ ऑफ सेम मास m1 एंड m2, तो क्या करेंगे? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है फ्रेंड्स? एस्केप वेलोसिटी द मिनिमम वेलोसिटी विद विच the object when thrown crosses the earth's atmosphere going into the outer space। एक वेलोसिटी इतनी रहेगी होगी जो अर्थ एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाए, है ना। वो वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है या रॉकेट हो गया या कोई ऐसा सामान हो गया या ऑब्जेक्ट, कोई किसी को भी आपने प्रोजेक्ट किया अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, तो वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाएगा और वापस नहीं आएगा,
तो वो वेलोसिटी क्या है, वैल्यू हम निकालते हैं। एक तो आप m और r के टर्म में निकाल सकते हैं, v = स्क्वायर रूट ऑफ 2gma/r, और दूसरा है आप 2g/e भी निकाल सकते हैं, कैपिटल G की वैल्यू रख देंगे तो वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। अब वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आता है 11.2 km/s। ये अर्थ की है। अगर इस वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो वापस नहीं आएगा, स्पेस के बाहर चला जाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, एक काइनेटिक एनर्जी k = ½ mv²। अगर v की वैल्यू होती है gme/re+h, आप v की वैल्यू रख दें तो क्या मिलेगा आपको, gme × m/2 टाइम्स re+h, ये हो गया ke। और पोटेंशियल एनर्जी p होता है -gme/re+h एट पर्टिकुलर हाइट h। उस हाइट पर आप एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, के ई प्लस पी दोनों को सम कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, -gmem/2 टाइम्स re+h। तो ये हो गया हमको, ये मिल गया हमारा टोटल एनर्जी। ये दोनों को सम करेंगे तो ना, तो टोटल, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है फ्रेंड्स, टोटल नोट को याद रख लीजिए। टोटल एनर्जी ऑफ एन सर्कुलरली ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज थस नेगेटिव। दिख रहा है आपको, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। और दूसरी बात, विद द पोटेंशियल एनर्जी बीइंग नेगेटिव बट ट्वाइस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी। दिख रहा है आपको, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव बट नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है फ्रेंड्स, इससे हमको जो समझ में आता है, ये इस डायग्राम को, इस ब्लॉक को आप परमानेंटली मार्क कर लीजिए, ये परमानेंट है। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, इफ़ ए सैटेलाइट इज मेड टू रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद ए पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू 24 आवर्स। अगर किसी सैटेलाइट, आपने एक सैटेलाइट लॉन्च किया और उस सैटेलाइट को आपने अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व होने के लिए आपने कंडीशन बना दिया, और वो उसका डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। सैटेलाइट का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, और उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी 24 आवर्स है। तो आपको ये दिखेगा कि सैटेलाइट मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पर है अर्थ के रेस्पेक्ट में। आपको अर्थ से ये दिखाई देगा कि वो रेस्ट पर रखा हुआ है, बट वो अर्थ के स्पीड से रेवोल्यूशन कर रहा है, इसलिए आप उसकी वेलोसिटी ज़ीरो दिखाई देगी। और इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि हमको स्टेशनरी दिखाई देता है, हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसमें हम एक्चुअली, इट इज़ नॉट एट रेस्ट, वो भी अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व हो रहा है, तो इसलिए, बट स्पीड इक्वल टू या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, इसलिए हमको वो रेस्ट पे दिखाई देता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी, अर्थ की रोटेट होने की रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी और उस सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। उस सिंक्रोनाइजेशन के कारण हमें वो सैटेलाइट रेस्ट पे दिखाई देता है, बट एक्चुअली वो रेस्ट पे होता नहीं है। अब हाइट अगर फाइंड करना पड़े, किस हाइट पर आप सैटेलाइट को रखेंगे तो आपको वो सेम दिखाई देगा, तो ये फॉर्मूला है, हाइट h = t² r² g/4π² - r। दैट इज़, अगर वैल्यू रखेंगे, सबके वैल्यू t की होगी 24 आवर्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहने देंगे, तो हाइट मिलेगी हमको, हाइट = 35,920 किलोमीटर। इस हाइट पर उस स्टेशनरी सैटेलाइट को स्टेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक हमारा वेटलेसनेस। ए बॉडी इज सेट टू एक्सपीरियंस वेटलेसनेस इफ द रिएक्शन ऑफ सपोर्टिंग फोर्स सरफेस इज जीरो। अब बाहर से जो सरफेस है, उस सरफेस का अगर कोई सपोज आपको कुछ मिल नहीं रहा है सपोर्ट, तो उस कंडीशन में आपको वेट, उस बॉडी की वेट महसूस नहीं होगी, वो वेटलेसनेस कहलाएगा। बेस्ट एग्जांपल, आपने कभी अगर लिफ्ट में ट्रैवल किया होगा तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब लिफ्ट सडनली ऊपर जाती है या सडनली नीचे आती है, लिफ्ट चलना शुरू होता है, तो आपको वेटलेसनेस जैसा कि फीलिंग आता है अंदर से, है ना, तो वो ही है वेटलेसनेस, सेम कॉन्सेप्ट है। कोई आपको तब उसमें सपोर्टिंग सरफेस का रिएक्शन कुछ भी नहीं दिखता आपको। ठीक है, ये आपका अपेरेंट वेट आपको थोड़ी देर के लिए जब आपको महसूस होता है कि आपका अपेरेंट वेट है ही नहीं, आपका वेट ज़ीरो हो गया है, तो ये होता है सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।